अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है वो IAS 8 से रिलेटेड है। इसमें हम अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स डिस्कस करेंगे। जो IAS 8 है वो 3 मेजर चीज़ें कवर करता है। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आ रहा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एडजस्ट करनी है, या अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आ रहा है तो क्या होता है, और अकाउंटिंग फॉर करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स, और अगर प्रायर पीरियड यानी पिछले पीरियड में कोई एरर्स हैं, ओमिशंस हैं, तो उनकी करेक्शन कैसे करते हैं, उसके पीछे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो IAS 8 में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ना सिर्फ IAS 8 का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे, बल्कि हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशंस, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन सबसे पहले है। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस that are applied by an entity in preparing and presenting financial statement। अच्छा, अब इसमें जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं उसमें क्या चीज़ कवर होती है, वो तमाम रूल्स, रेगुलेशन या प्रैक्टिसेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में और उसको प्रेजेंट करने के लिए पॉलिसीज यूज होती हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले है रिकग्निशन क्राइटेरिया। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लें IAS 23 की एग्जांपल लेते हैं, जो कि बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। तो अब कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होना है या कौन सी कॉस्ट को हमने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ये रिकग्निशन क्राइटेरिया ये अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन में या इसकी एग्जांपल में आती है। या अगर हम बात करें मेजरमेंट बेसिस की, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास IAS 16 है डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। उसमें हमने कौन सा मेजरमेंट बेसिस यूज़ करना है, आइदर कॉस्ट मॉडल की हम बात कर रहे हैं या फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये भी अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन में आती है। और या फिर हम प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैसे होनी चाहिए है, या किसी भी अकाउंटिंग में किसी भी एसेट्स की अगर आप बात कर रहे हैं उसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें गवर्नमेंट ग्रांट्स की, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स को सम टाइम हम एसेट्स की कॉस्ट में ही एडजस्ट करके उसकी कैरिंग अमाउंट में ही एडजस्ट कर लेते हैं। और जो उसका दूसरा तरीका प्रेजेंटेशन का है वो ये है कि उसको हम सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं और एसेट को हम एसेट की कैरिंग अमाउंट में या उसकी अमाउंट में हम उसको शामिल नहीं करते। अच्छा, फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर monetary amounts in financial statements that are subject to measurement uncertainty। इसकी खास बात ये है कि इसमें अनसर्टेनिटी शामिल होती है, इसी वजह से हम इसके लिए वर्ड एस्टिमेट्स का वर्ड यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करें, तो बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स जो होते हैं, ये आपके एक्सपेंस होते हैं, लेकिन ये एस्टिमेट्स होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, तभी तो हम इसके लिए प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, यानी हम NRV मेथड यूज करते हैं इन्वेंट्री का। तो ये भी आपका एक एस्टिमेट ही होता है, फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी या डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब अगर हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करें, तो यूजफुल लाइफ ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट ये हमेशा एस्टिमेटेड होती है, कभी भी श्योर नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की डेफिनेशन में लेके आते हैं। या प्रोविजंस फॉर वारंटी ऑब्लिगेशंस की अब हम बात कर रहे हैं, तो वारंटी ऑब्लिगेशंस भी आपकी एस्टिमेट होता है, क्योंकि आप कभी श्योर नहीं होते कि कितने प्रोडक्ट्स की आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगी, या कितने की आप यानी कि जो आपने वारंटी में से प्रोडक्ट सेल किए हैं, क्या वो सारे ही ख़राब हो जाएंगे आफ्टर सेल सर्विसेज या रिटर्न पॉलिसी। तो ये भी अनसर्टेन होती है, दैट्स वाई इसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की डेफिनेशन में लेके आते हैं। When it is difficult to distinguish a change in an accounting policy from a change in an accounting estimate, the change is treated as a change in
काउंटिंग एस्टिमेट, यानी कि जब आपके पास ये मुश्किल हो जाए डिफरेंशिएट करना, या ये आप इसको डिफरेंशिएट ना कर पाएँ कि ये काउंटिंग पॉलिसी चेंज है काउंटिंग एस्टिमेट की वजह से, तो फिर हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? इसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट ही ट्रीट करते हैं। इसमें जो तीसरी चीज़ है जो आईएएस 8 के स्कोप में आती है, और वो है प्रायर पीरियड एरर्स। प्रायर पीरियड एरर्स आर omissions from and misstatements in the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use or misuse of reliable information। यानी कि प्रायर पीरियड एरर्स कब होते हैं? ये एक्चुअली ओमिशंस, ये एरर्स होते हैं, या मिस स्टेटमेंट भी हो सकती हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आप एरर कर दें बैलेंस शीट में, आप एरर कर दें, या आप इनकम स्टेटमेंट में एरर कर दें फॉर वन और मोर अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक से ज़्यादा एक साल गलती हो जाए, कोई अमाउंट ओमिट हो जाए, या एक से ज़्यादा सालों में वो मुसलसल ओमिट होती भी आ रही हो, तो फिर हम इसको प्रायर पीरियड एरर्स कहते हैं। अच्छा, और इसमें ख़ास बात ये है कि रिलायबल इंफॉर्मेशन दैट वाज अवेलेबल व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दोज पीरियड वर ऑथराइज्ड फॉर इशू, यानी उस टाइम, जिस टाइम ये एरर हुआ है, जो ओमिशन हुआ है, उस टाइम एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन मौजूद होना चाहिए है, could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in preparation and presentation of those financial statement। यानी कि ये एक्चुअली ओमिशन एरर की जो डेफिनेशन है इसमें, ये तब आती हैं जब एक्चुअली एट दैट टाइम वो प्रेजेंट होती हैं, और हम हमारे पास एक यानी कि एक चांस होता है या एक मौका होता है कि हम उसको प्रेजेंट कर सकें, और हमारे पास एक मौका होता है या हमारे पास इंफॉर्मेशन फिर होती है कि हम उसकी फर्दर एडजस्टमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में या उसकी प्रेजेंटेशन में। अच्छा, इसमें सच एरर इंक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ मैथमेटिकल मिस्टेक्स, गलती हो जाए, लाइक ये बहुत कॉमन है कि हो सकता है कोई एक ज़ीरो ओमिट हो जाए, या 24 को 42 लिख दिया जाए, तो मैथमेटिकल एरर्स भी हो सकते हैं। मिस्टेक्स इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में आप अप्लाई करने में गलती कर दें, ओवरसाइट भी हो सकता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, और एंड फ्रॉड भी, इसमें फ्रॉड भी शामिल है। बाद में पता चल जाए तो फिर आप उसको प्रायर पीरियड में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। प्रायर पीरियड एरर में ख़ास कॉन्सेप्ट ये है कि इंफॉर्मेशन मटेरियल होना चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन को ही हम प्रायर पीरियड में एडजस्ट करते हैं। और मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो होती है कि जिससे यूज़र्स की डिसीजन मेकिंग में चेंज आ सकता हो, या डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती हो, तो उसको हम मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमने तीन मेजर चीजें पढ़ी जो कि इसका तीन आईएएस 8 के स्कोप भी हैं, यानी ये तीन एरियाज कवर करती है: चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और लास्ट है हमारा प्रायर पीरियड एरर्स। तो अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बताएंगे कि ये कौन सी किस स्कोप में ये आता है। तो नंबर वन है चेंज, an entity change its accounting for land and building from cost model to revaluation model। So cost model, revaluation model, ये accounting policies होती हैं, IAS 16 में डील होती हैं, और ये accounting, ये आपका कहलाएगा change in accounting policies। ये एग्जाम्पल है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की। नेक्स्ट है द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट वाज रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स फॉलोइंग इम्पेयरमेंट लॉस, यानी लाइफ रिवाइज हो गई है और जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। अब ये आप बताइए, अकाउंटिंग पॉलिसी है, एस्टिमेट है, या प्रायर पीरियड एरर है? तो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, कि अगर लाइफ चेंज हो जाए फिक्स्ड एसेट्स की, या उसकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, इवन अगर मेथड भी चेंज हो जाए, तो उसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में लेके आते हैं।
नेक्स्ट है द डिप्रिसिएशन मेथड फॉर फर्नीचर वाज चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर डिप्रिसिएशन मेथड भी चेंज हो जाता है तो ये भी आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में ही आता है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल द कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज वाज चेंज फ्रॉम फाइफो टू वेटेड एवरेज। अब इसमें कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई इसमें प्रायर पीरियड इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज की एग्जांपल है। नेक्स्ट है इट वाज डिस्कवर्ड दैट लास्ट ईयर्स कंपनी इन्वेंट्री शीट वर अंडर कास्टेड। अब एक एरर आ गया है, पता चला है कि लास्ट ईयर की जो इन्वेंट्रीज थी वो आपने कम लिखी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो ये प्रायर पीरियड एरर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इट वाज डिस्कवर्ड दैट एक्चुअल एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी क्या होती है आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री वाज मच लोअर देन एक्सपेक्टेड, तो ये चेंज इन काउंटिंग एस्टिमेट की एग्जांपल है। और लास्ट है प्रेजेंटेशन चेंज फ्रॉम करंट टू नॉन करंट टू ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी अगर आपको पता होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिकन टर्म्स में या अमेरिकन फॉर्मेट में अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपके पास जो है करंट एसेट्स पैसे पहले होते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स बाद में होते हैं। इसी तरह अगर हम ब्रिटिश फॉर्मेट पे बनाते हैं, यूके फॉर्मेट पे बनाते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स पहले होते हैं और करंट एसेट्स बाद में होते हैं। ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। अगर कंपनी चेंज कर दे फ्रॉम वन ऑर्डर टू अनदर ऑर्डर तो फिर हमारे ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी कहलाएगा। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी। अच्छा, अब इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। इसमें 3 तरह की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक नंबर 1 है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। इट इज अप्लाइंग अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शंस other events and conditions as if that policy had always been applied। यानी हम इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं कि ये जब भी कोई न्यू पॉलिसी होती है तो जो हम ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को ऐसे अप्लाई करते हैं जैसे ये हमेशा से ही अप्लाई होती हुई आ रही होती है। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होती है is correcting the recognition, measurement and disclosure of the amount of elements of financial statement as if a prior period error had never occurred। generally हम जो retrospective restatement है इसको हम यूज करते हैं prior period errors के लिए, और जब error discover हो जाता है इसको हम prior period में अप्लाई करते हैं और इस तरह अप्लाई करते हैं कि जैसे ये error कभी हुआ ही नहीं था। इसीलिए हम फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए भी करते हैं। एंड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए भी करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए हम कैसे करते हैं, अप्लाइंग द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शंस other event and condition occurring after the date as at which the policy is चेंज। यानी कि जब पॉलिसी चेंज होती है और उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस पे या इवेंट्स पे या कंडीशन पे इफेक्ट होता है तो फिर हम उस पे ये अप्लाई करते हैं। और अगर हम बात करें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, तो रिकॉग्नाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इन करंट एंड फ्यूचर पीरियड अफेक्टेड बाय द चेंज। और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हमेशा करंट या फिर फ्यूचर पीरियड पे अप्लाई होता है। इसके अलावा अप्लाइंग एन रिक्वायरमेंट इज impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so। यानी कि अगर कंपनी अपनी हर कोशिश कर ले लेकिन फिर भी अप्लाई ना कर सके तो ये impracticable होता है और फिर ये अप्लाई नहीं हो पाता है। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कि हम ये किस तरह से सिलेक्ट करते हो, कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि व्हेन एन आईएफआरएस स्पेसिफिकली अप्लाइज टू ए ट्रांजैक्शन इवेंट और कंडीशन,
The accounting policy applied to that item shall be determined by applying the IFRS. यानी अगर कोई स्पेसिफिक IFRS मौजूद है स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए तो हमने अकॉर्डिंगली उस IFRS के मुताबिक ही डील करना है। यानी अगर हम इन्वेंट्री में चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी इन्वेंट्रीज में चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर हमने IS2 ही के मुताबिक उसको चेंज करना है। या अगर हम कोई पॉलिसी बोरिंग कॉस्ट के मुताबिक कर रहे हैं, तो फिर हमें IS23 ही डील करना है, उसके मुताबिक ही डील करना है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर स्पेसिफिकली IFRS मौजूद है किसी खास ट्रांजैक्शन का, तो हमने IFRS ही फॉलो करना है। दूसरा केस ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन IFRS दैट इज एप्लीकेबल स्पेसिफिकली, अगर वो IFRS मौजूद नहीं है उस खास इवेंट से रिलेटेड या उस खास ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, द मैनेजमेंट शैल यूज इट्स जजमेंट इन डेवलपिंग एंड अप्लाइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी दैट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिर मैनेजमेंट अपनी जजमेंट यूज करती है कि हमने कौन अकाउंटिंग पॉलिसी कोई आप डेवलप कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 2 बातें हमने याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए है, रेलेवेंट। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर, यानी कि जिन्होंने उसकी बेस पे डिसीजन लेना है तो वो रेलेवेंट होना चाहिए है। और दूसरी बात ये है कि रिलायबल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होगी, तभी आप उसमें प्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट faithfully the information, reflect the economic substance, are neutral यानी कि फ्री ऑफ बायस फ्रॉम एनी बायस होना चाहिए, आर प्रूडेंट होना चाहिए एंड आर कंप्लीट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। यानी कि अगर मैनेजमेंट अपनी जजमेंट की बेस पे कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करती है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट और रिलायबल होनी चाहिए है। एक और ख़ास बात जो कि IS 8 में अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड है, वो ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप अप्लाई करते हुए आ रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि आपको IFRS खुद कहे या कोई चेंज आ जाए IFRS में, तो फिर आपको उसको चेंज करना होता है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर एग्जांपल FIFO मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी इन्वेंटरीज के लिए, तो उसी सेम क्लास ऑफ इन्वेंटरीज के लिए आपने हर बार FIFO मेथड यूज़ करना है। या अगर हम डिप्रिसिएशन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो हमेशा आपने स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करना है। सो ये कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, कंसिस्टेंसी में 2 खास बातें हैं कि पहली बात तो ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए है अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये टू एंटायर क्लास ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट्स पे फिर अप्लाई होनी चाहिए है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसमें दूसरी खास बात ये है कि कंसिस्टेंसी हम अकाउंटिंग पीरियड से भी रिलेट कर रहे हैं कि अगर ये नहीं है कि 1 साल में आपने टैक्स बेनिफिट लेने के लिए अपनी नेट इनकम कम दिखा दी है और दूसरे साल में आपने इन्वेस्टर्स को ट्रैक करने के लिए कोई ऐसे इन्वेंट्री मेथड्स यूज़ किए हैं कि आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा शो हो रही है, तो ये अलाउड नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस के IFRS खुद कहे कि आपने इसको चेंज करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की, तो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। ये मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। अगर इसमें कोई ऐसी चेंज आ जाए कि मॉनेटरी अमाउंट में चेंज आ जाए, तो हम इसमें कंसिडर करते हैं। द यूज ऑफ रीजनेबल एस्टिमेट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डज नॉट अंडरमाइन देयर रिलायबिलिटी। अब आपने अगर एस्टिमेट किया था 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कि बिल्डिंग की लाइफ जो है वो 20 इयर्स होगी, लेकिन एक्चुअली में जो बिल्डिंग की लाइफ है वो आपको 2 साल बाद पता चला कि वो 20 इयर्स की बजाय 25 होगा, 25 इयर्स होगी। तो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मोर रिलायबल प्रेज़ेंट करने के लिए, फेयर प्रेज़ेंट करने के लिए अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
An accounting estimate may need revision if changes occur in the circumstances on which the accounting estimate was based और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और मोर एक्सपीरियंस। यानी ये कब होता है कि जब आपको कोई ज्यादा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए, कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिल जाए, या उससे डिसीजन मेकिंग और ज्यादा आसान हो जाए, तो हम अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करते हैं। अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट डज नॉट रिलेट टू प्रायर पीरियड इज नॉट करेक्शन ऑफ द प्रायर पीरियड। तो ये बात तय हो गई कि जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात आएगी या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात आएगी, तो हमने करंट ईयर में करनी है, और हमने इसकी चेंजेस जो करनी है वो फ्यूचर पीरियड में करनी है। इसकी चेंजेस जो है वो प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होती है, एप्लीकेशन होती है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउ कब होती है, कब करना होता है? An entity shall change the accounting policy only if the change is required by IFRS। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि अगर IFRS में चेंज आ रहा है तो फिर करना ही होता है। And the results in the financial statement providing more reliable and more relevant information, जिसको हम voluntary change कहते हैं, ये भी अलाउड होता है अगर तो इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल और रेलेवेंट हो तो फिर अलाउड होता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। कब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने कब अलाउड नहीं होता? द एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली करेंगे। यानी कि अगर आप कह लें कि मेन चेंज आ जाए, मेजर चेंज आ जाए, वो ट्रांजेक्शन ही बहुत डिफरेंट हो प्रीवियसली जैसे हो रही हो, अगर उनका आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा हो, वो एक जैसी ना हो, एक दूसरे से वो ट्रांजैक्शन बहुत डिफरेंट हो, तो फिर हम अकाउंटिंग पॉलिसी उस पे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई नहीं होती। एंड द एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट डिड नॉट अकर प्रीवियसली और वर इमटेरियल। अगर वो पॉलिसी पहले थी ही नहीं, या आप कह लें वो ट्रांजैक्शन ही पहले नहीं थी, जो पार्ट ए में डिस्कस किया जा रहा है या पार्ट बी में जो डिस्कस किया जा रहा है कि वो प्रीवियसली वो काउंटिंग पॉलिसी ही नहीं अप्लाई हो रही थी या इमटेरियल थी, तो फिर हम उसको अप्लाई नहीं करते। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की जब हम बात करें, यानी कि प्रायर पीरियड में हमने अप्लाई करना हो, तो क्या होता है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शेल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली except to the extent that it is impracticable to determine either period specific effects और cumulative effect of change। यानी कि आमतौर पे ये हमें प्रायर पीरियड में अप्लाई होती है until unless कि वो impracticable हो कि हम उसको अप्लाई ना कर सकते हो। retrospective application has 3 steps। अब ये 3 steps कौन कौन से हैं ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यही 3 steps हमारे पास मौजूद होंगे। नंबर 1, अप्लाई अप्लाई न्यू पॉलिसी इन करंट पीरियड। सबसे पहले तो हम इसको करंट पीरियड में अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 2023 इज योर करंट पीरियड, तो उसमें तो हमने अप्लाई करना ही करना है न्यू पॉलिसी इन कंपैरेटिव पीरियड। अब 23 का कंपैरेटिव पीरियड क्या होगा? बिल्कुल एक उससे पीछे वाला पीरियड, यानी 22 की बात हो रही है, तो 22 विल बी योर कंपैरेटिव पीरियड, तो हमने उसमें भी अप्लाई करना है। एंड फॉर पीरियड बिफोर द कंपैरेटिव पीरियड, कंपैरेटिव पीरियड से पहले वाला भी पीरियड बाज दफा एडजस्ट करना पड़ता है। लाइक इन दिस केस 2021 वुड बी द पीरियड बिफोर द कंपैरेटिव पीरियड, यानी अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड कहलाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर हमें वहां पे भी जाके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। द कंपनी प्रेजेंट्स कंपैरेटिव्स फॉर द प्रीवियस ईयर ओनली ड्यूरिंग द ईयर December 31st 2023 की बात हो रही है। इट चेंजेस एन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड दिस चेंज मस्ट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। अब चेंज क्या किया है? अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में किया है, और ये प्रीवियस ईयर या कंपैरेटिव ईयर में भी अप्लाई होना है। If there were no change in accounting policy, the company would present financial statement of financial position as at December 30, 2023 and December 2022 only.
आपको पता है सारी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव होती है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, तो वो प्रेजेंट करते अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं होता। हाउएवर, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, द कंपनी मस्ट आल्सो प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 1st January 2022 at the beginning of the earliest comparative period, यानी कि आपने 22 की भी एक आपने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आप कह लें, कंपैरेटिव ईयर कह लें, या इसको हम अर्लीस्ट कंपैरेटिव ईयर भी कह सकते हैं कि बिकॉज ये आपकी एक तरह से यानी कि उस दिन जिस दिन आपकी पॉलिसी चेंज हो रही है उसके प्रायर पीरियड में भी एडजस्टमेंट हो रही है। So the change in accounting policy is applied retrospectively. This means that the change should be applied to the balances at January 1st, 2022. तो हमने जब accounting policy change करनी है और उसके बाद उसकी retrospective application करनी है, तो फिर हमने start of the कंपैरेटिव ईयर यानी अर्लीस्ट कंपैरेटिव ईयर में भी चेंजेस करनी है। और कैसे करनी है? एज इफ द न्यू पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड, और इस तरह हमने करनी है कि ये न्यू पॉलिसी हमेशा से चलती चली आ रही थी। So similarly, any other comparative amount in previous period should be adjusted as if the new accounting policies had always been applied, और हमें इस तरह से करना है कि जैसे ये हमेशा से ही चलती चली आ रही है। इसके बाद लास्ट हमारे पास है करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। तो जो प्रायर पीरियड एरर्स होते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली मिस्टेक्स भी हो जाए, तो उसकी हम करेक्शन कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड हम देखते हैं। Prior period errors. Errors can arise in respect of the recognition, measurement, presentation, even disclosure of financial statements. Elements of financial statement. Financial statements do not comply with IFRS if they contain either material errors or immaterial errors made intentionally to achieve a particular presentation of an entity's financial position or financial performance or cash flows। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर आप जानबूझ के या फ्रॉड के नियत से कोई चेंज करके ले आते हैं, इंटेंशनली चेंज करके ले आते हैं, इंटेंशनली एरर कर देते हैं, या इंटेंशनली अमाउंट ओवर स्टेट या अंडर स्टेट कर देते हैं, तो फिर हम इस फाइनेंशियल जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, हम उनको फेयर एंड ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहते, और हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के अकॉर्डिंग नहीं बनी है। So potential current period errors discovered in that period are corrected before financial statements are authorized for issue। यानी कि जब ऑडिटर साइन करते हैं उससे पहले या इशू से पहले हमने क्या करना होता है कि जो एरर्स अगर फाइंड आउट हो जाते हैं तो उसको हमने एरर एडजस्ट करने हैं। Material errors sometimes not discovered until a subsequent period, and these prior period errors are corrected in comparative information presented in the financial statement for that subsequent पीरियड। यानी इसमें मटेरियल एरर्स की बात हो गई जो कि डिस्कवर नहीं होते जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही होती है, और बाद में डिस्कवर होते हैं, तो फिर हमने उसको बाद में जाके कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है। एंड द रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होता है? अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल an entity shall correct material prior period errors retrospectively। यानी कि अगर तो इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है और आप कर सकते हैं, तो एंटिटी को क्या करना चाहिए है? मटेरियल प्रायर पीरियड एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बैकडेटेड यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में चेंज करना चाहिए है आफ्टर देयर डिस्कवरी। यानी कि जैसे ही पता चल जाए तो हमने उसको अमाउंट मेंशन करनी है कंपैरेटिव अमाउंट्स में। एंड इफ द एरर अकर्ड बिफोर द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, यानी कि अगर हम अभी जो हमने बात की कि जनवरी 1st 2020 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, अगर प्रायर पीरियड एरर ओपनिंग बैलेंसेस में आ रहे हैं तो हमें वो भी एडजस्ट करने हैं, वो रीस्टेट करने हैं। सो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या होना चाहिए? कोई अगर एरर आता है या काउंटिंग पॉलिसीज आप चेंज कर रहे हैं, तो आपने नोट्स टू दी अकाउंट्स में डिस्क्लोजर भी देना होता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल शीट पे हम स्टार्ट करेंगे। हम एक्सेल शीट शेयर करते हैं और कुछ हम जो
प्रॉब्लम्स है, कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। मीनवाइल मैं आपको एक और लेक्चर दूंगी इसके बाद, तो इन 2 लेक्चर में आपका IS 8 कवर हो जाएगा। ये आपके सामने है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या डिस्कस हुआ हुआ है। ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। प्रॉब्लम नंबर 4 हम देखते हैं। ऑन जनवरी 1st 2011 रोबस्ट इनकॉर्पोरेशन परचेज्ड हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट फॉर 4 लाख, यानी कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट आपको दे दी गई है 4 लाख। On the date of installation, it was estimated that the machine has a useful life of 10 years and a residual value of $40,000. आपको residual value दे दी गई है, useful life आपको दे दी गई है, ये चीजें आपको given है। Cost is given, useful life is given, and the residual value is given. Accordingly, the annual depreciation workout, और अगर आपसे कहा जाए annual depreciation निकालो, तो annual depreciation का क्या फॉर्मूला है? एनुअल डिप्रिसिएशन अगर हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट है जो कि 4 लाख है। सपोज अगर ये गिवन ना हो इसमें तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं रेजिडुअल वैल्यू 40,000, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? यूजफुल लाइफ से। तो आपके पास डिप्रिसिएशन आ जाएगा, और डिप्रिसिएशन कैसे आ रहा है? 4 लाख माइनस 40,000 एंड डिवाइड बाय 10 years। आपके पास 1 ईयर का डिप्रिसिएशन आ रहा है 36,000। ये आपने एसेट कब परचेज किया था? 2011 जनवरी 1st को। ऑन जनवरी 1st 2015, आफ्टर 4 years of using equipment, the company decided to review the यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। अच्छा, अब फिर हमने अभी थ्योरी में डिस्कस किया, अगर यूजफुल लाइफ चेंज हो रही हो या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रहा हो या डिप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे आपके पास अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंजेस आ रही हैं, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अभी हमने पढ़ा था कि उसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो प्रोस्पेक्टिव होती है, यानी कि करंट ईयर उसके बाद वाले सालों में, प्रीवियस ईयर में, या रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होती। हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर हम बात करें डिप्रिसिएशन की, तो डिप्रिसिएशन 2011, 2012, 2013, 2014। 2000 हम 15 क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? क्योंकि 1 जनवरी यानी पहले दिन ही पॉलिसी चेंज हो गई। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे कितना आ रहा है? 36,000 पहले साल आ रहा है, दूसरे साल भी 36,000 आ रहा है, तीसरे साल भी 36,000 आ रहा है, और फोर्थ ईयर भी 36,000 आ रहा है। तो आप याद रखिएगा, जिस दिन भी हम या लाइफ चेंज करते हैं या रेजिडुअल वैल्यू चेंज करते हैं या मेथड चेंज करते हैं, उस दिन हम एसेट की बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे हम? कॉस्ट में से माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो कॉस्ट आपके पास, यानी कि हम बी कैलकुलेट कर रहे हैं, बुक वैल्यू। कॉस्ट आपके पास है 4 लाख, यानी कि जब आपने खरीदी थी तो ये 4 लाख की खरीदी थी। बुक वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? यानी कि 36,000 की हम बात कर रहे हैं। आपने ये 4 साल का जो डिप्रिसिएशन है वो कितना है? 1,44,000। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 1,44,000। जब आप माइनस करेंगे 1,44,000, तो बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2,56,000। अब आपने जो न्यू एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है, एनुअल डिप्रिसिएशन
और ये कौन सा है, न्यू है, यानी एस्टिमेट चेंज होने के बाद। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉस्ट के बजाय हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2,56,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू, और आप देखिए, आप चेक कीजिए कि क्या हो रहा है। आफ्टर 4 year द कंपनी डिसाइडेड टू रिव्यू इट्स यूजफुल life of the equipment and its residual value. According to them, the useful life of the equipment on January 1st was 7 years. यानी यहाँ पे आप देखिए वर्ड यूज कर रहे हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, यानी बची हुई जो यूजफुल लाइफ है वो 7 years है, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 46,000 है। तो हम क्या करेंगे कि जब आप नया डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो यूजफुल लाइफ जो है वो भी नहीं लेंगे, और रेजिडुअल वैल्यू भी आप क्या लेंगे, वो भी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू में से हमने नई वाली रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है, और फिर हमने डिवाइड किससे करना है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। सो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 7 है। 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा न्यू डिप्रिसिएशन का, जो कि 30,000 है, यानी 30,000 का डिप्रिसिएशन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2015 दिसंबर 31 को, 2016 दिसंबर 31 को एंड ऑनवर्ड जो नया डिप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, 30,000। 30,000 एंड 30,000 टिल द 7th year, यानी कि 7 साल रिमेनिंग लाइफ है। अगर कोई और चीज चेंज नहीं होती तो 30,000 आपका डिप्रिसिएशन आएगा। अच्छा, सवाल में क्या पूछा हुआ है, कंप्यूट द रिवाइज एनुअल डिप्रिसिएशन, जो हमने कर लिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्योंकि डिसीजन हमने लिया था January 1st टू 2015 को, तो आप ये बताइए दिसंबर 31st 2015 को क्या कोई इनकम स्टेटमेंट पे फर्क पड़ेगा, क्या इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो क्योंकि आप देखिए 6,000 से एक्सपेंस कम हो गया। सो अगर आपको पता है कि एक्सपेंस कम होता है तो फिर क्या चीज बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यकीनन इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज आएगा, थोड़ा सा इंक्रीज आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 4 मोर प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, जिसमें हम एक और कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करेंगे, जो कि है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। 2 प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड, और फिर हम एक और प्रॉब्लम करेंगे जो कि प्रायर पीरियड एरर से रिलेटेड है। एरर या ओमिशन हो जाए तो हम किस तरह करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस lecture. Take care, class.